नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के आज के इस 15वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। विगत कल से हमने मानवीय विकास की अवस्थाओं के बारे में परिचर्चा आरंभ किया है। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मात्र 3 से 4 व्याख्यान में संपूर्ण इस विकास अवस्था के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और जिन बिंदुओं को आधारित करके प्रश्न बनाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं का हमने इसमें अध्याहार किया है, समावेश किया है। जैसा कि आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, देखा होगा और सीटेट के निमित्त जब आप परिचर्चा कर रहे हैं तो आप पढ़ भी रहे होंगे कि इन बाल्यावस्था क्या विकास के मुख्यतः जो 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनको बताने के लिए पुस्तक के लेखकों ने बहुत सारे समय लिए हैं, पृष्ठ लिया है, बड़े सूक्ष्मता पूर्वक उसको वर्णित करने का प्रयास किया है। उन सभी हिस्सों को इस व्याख्यान में समावेशित हमने नहीं किया है। अभी तो जिन बिंदुओं को आधारित करके प्रश्न बनते हैं सीटेट में और उन सब का यहाँ अध्याहार किया और मुख्य वे सभी बिंदु जो प्रायः बीएड के पाठ्यक्रम में अनुस्यूत है, वे सभी इसमें संग्रहित किए गए। साथियों, बाल्यावस्था मानव जीवन का निर्माण काल है। अब सामान्यतः निर्माण काल और परिपाक काल, इन 2 भागों में व्यक्ति के जीवन अवधि को यदि बांटेंगे तो निर्माण की जो अवस्था होती है वह एक तरह से सृजनात्मकता आधारित होती है। अर्थात जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं वे ना ही तो शैशवावस्था में हैं जो कि हमारे सूचनाओं को सुन करके संग्रहित करते थे। शैशवावस्था की क्या सबसे बड़ी विशेषता थी कि शैशवावस्था में बच्चों के जो प्रश्न होते हैं और जो जिज्ञासाएं होती हैं वो ज्यादातर जो है संग्रहणात्मक होती हैं। सभी सूचनाओं को प्रथमतया वे देखते हैं, समझते हैं परिस्थितियों को, प्रथमतया परिस्थितियों से उनका साक्षात्कार होता है, अतः उन चीजों का वो संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जो बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, उसमें वो अपने अनुसार हर परिस्थिति का, हर घटना विशेष का जो है स्वरूप देखना शुरू कर देते हैं। अपनी विचार शैली, अपनी क्रियाशीलता, अपनी सृजनात्मकता के आधार पर हर परिस्थिति और हर संदर्भ का वे विवेचन आरंभ करते हैं। जबकि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें ना ही तो बच्चे स्वतंत्र रूप से बहुत अधिक सोच पाते हैं, ना ही उनके विचारों में बहुत अधिक चिंतनशीलता आ पाती है, प्रखरता आ पाती है, और ना ही शैशवावस्था की तरह सिर्फ वो संग्रहण ही करते हैं। अपितु शैशवावस्था में जिन तथ्यों का, जिन सूचनाओं का उन्होंने संग्रहण किया, उन सूचनाओं का अवबोध करने का, उन सूचनाओं के अंडरस्टैंडिंग का जो स्टेज है, उनके अवबोध का की जो अवस्था है, वह अवस्था होती है बाल्यावस्था। सामान्यतः 6 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष तक के आयु को प्रायः शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था के नाम से संबोधित किया गया है। जीवन की जितनी भी अवधि है और सीखने की जो भी अवस्थाएं हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है। क्यों? कारण क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे अपने पारिवारिक परिधि से बाहर निकलते हैं और एक सामाजिक परिधि तक उनका जो है संक्रमण होता है, तक वे पहुंचते हैं। बच्चे घर परिवार से निकल करके विद्यालय में पांव रखने की जो अवस्था है, विद्यालय तक पहुंचने की जो अवस्था है, समाज तक जो पहुंचने की अवस्था है, वही है बाल्यावस्था। इसीलिए जो संस्कार, जो नीति नियम हम उनको सिखा देते हैं इस अवस्था में, वो दीर्घ काल तक उनके जीवन को अभिसिंचित करता रहता है और उसी अभिसिंचन के प्रतिफल जो उनके जीवन में फूल खिलते हैं, और वो हम समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए या तो संग्राह्य होगा या फिर त्याज्य होगा। इसीलिए संस्कार सिखाने का सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट जो अवस्था है वह है बाल्यावस्था। मूल्यों के ज्ञान का जो सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, वह है बाल्यावस्था।
जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इनको हस्तांतरित करने का मुख्य आधार भूमि जो है, आधार अवस्था है, वो है बाल्यावस्था। प्रायः आपने देखा होगा जितने भी सामाजिक संगठन है, समूह है, जहां पर भविष्य में किसी एक मार्ग या पंथ के तरफ व्यक्तियों का रुझान करना होता है, व्यक्तियों को भेजना होता है, वे सभी संगठन, सभी समूह इस अवस्था के बच्चों को अपने संगठन में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं किसी संगठन के यहाँ नाम नहीं लेता हूं, आप अपने आसपास देखिए। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चों में बाल्यावस्था में जो भी संस्कार हम डालेंगे, जो भी बातें सिखाएंगे, जिस मार्ग पर भी जाने के लिए उन्हें अग्रसारित करेंगे, बताएंगे, वे बड़े आसानी से और दीर्घ काल तक बिना किसी किंतु परंतु के उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए बाल्यावस्था परिपाक काल है और परिपाक काल के साथ साथ संस्कार, नीति, नियम, परंपरा, इन चीजों को बताने का, सांस्कृतिक परंपरा के हस्तांतरण का सर्वोत्कृष्ट समय है। इसी अवस्था में जो कुछ भी हम उनको सिखाएंगे वो दीर्घ काल तक आजीवन उनके जीवन में बना रहेगा। आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं जो कि मुख्यतः शारीरिक, मानसिक और उनके गामक विशेषता और शैक्षिक परिस्थिति के अनुरूप क्रमशः चर्चा करते हैं, इस सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुरूप और बीएड में जो पाठ्यक्रम है उसको आधार बना करके। साथियों, सामान्यतः 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच की आयु को मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बालकों में स्थायित्व आने लगता है और वह अपने आने वाले जीवन की तैयारी में संलग्न हो जाते हैं। स्थायित्व से तात्पर्य है कि अब पहले जो है बच्चे किसी भी सूचना को सिर्फ संग्रहित कर रहे थे, अर्थात वो प्रत्येक विषय वस्तु को सिर्फ स्मृति स्तर पर ग्रहण कर रहे थे। अब वो स्मृति स्तर से आगे बढ़ करके अवबोध स्तर अर्थात मेमोरी लेवल से आगे चल करके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो जो कुछ भी विषय वस्तु अब उनको मिलता है वो सब उनके मस्तिष्क में धीरे धीरे घर करने लगता है, बैठने लगता है, स्थायी रूप से उनके मस्तिष्क में रहने वाला हो जाता है। जैसा कि हम शैशवावस्था के बच्चों को देखते हैं, कोई खिलौना से वो खेल रहे हैं और अचानक एकाएक जब 2 साल से कम के बच्चे हैं, मान लीजिए आप कह दीजिए लो कौवा ले गया खिलौना, तो वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि कौवा खिलौना ले गया और उसको भूल जाते हैं। या कई बार कुछ आप बातें बोल देते हैं, कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप से संग्राह्य नहीं है, अर्थात समाज के द्वारा उपेक्षित शब्द है। उन शब्दों को भी कभी हंसी मजाक में वो सुन ले तो दोहरा देते हैं, किंतु कुछ दिन तक अगर उनके सामने फिर से वो शब्द नहीं कहा जाए तो धीरे धीरे वो भूल जाते हैं उस शब्द को। तो ये शैशवावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था की स्थिति क्या होती है कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार को, आपके द्वारा उच्चारित किए गए शब्द को और आपके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं को वो स्थायी रूप से स्वीकार करते हैं और उनके मस्तिष्क में वो सारी बातें स्थायित्व को प्राप्त कर लेती हैं, अर्थात दीर्घ काल तक विद्यमान रहती हैं। इसीलिए इस अवस्था में बालकों में स्थायित्व आने लगता है। महिला मनोवैज्ञानिक हरलॉक हैं। चूंकि हम इनका इसलिए जिक्र कर रहे हैं, पहले भी किया था और आगे किशोरावस्था के संदर्भ में भी करेंगे। इन्होंने बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से ये बाल विकास पर कार्य किया है और प्रत्येक अंश पर अपनी अभिव्यक्ति भी दी है। तो इनका कहना है कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर के 11-12 वर्षों की आयु तक चलती है। उत्तर बाल्यावस्था, मित्रों आप एक बार ध्यान दीजिए, पिछली श्रृंखला को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने जिसको शैशवावस्था कहा है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, उसी को हरलॉक ने 3 भागों में बांटा था। पहले इन्होंने शैशवावस्था कहा 2 सप्ताह तक, उसके बाद बालपन कहा जो 2 वर्ष तक चलता है और आगे की प्रक्रिया को इन्होंने प्राथमिक बाल्यावस्था कहा है, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसी आधार पर बाल्यावस्था को हरलॉक ने उत्तर बाल्यावस्था के नाम से संबोधित किया है। इस उत्तर बाल्यावस्था की आयु को हरलॉक ने 6 वर्ष से लेकर के 11-12 वर्षों तक का माना है।
एक मनोवैज्ञानिक हैं सिम्पसन, ब्लेयर और जोन्स, ये 3 व्यक्ति हैं वस्तुतः। इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया और इनका कहना है कि शैक्षिक दृष्टि से जो है जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। अध्यापक को इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते समय उन्हें बालकों की आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जो कि उन बच्चों के व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित कर सकती है। मित्रों, ये ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का अभिमत है, लेकिन सामान्यतः मैं तो यह कहूँगा कि चाहे जीवन के किसी भी स्तर पर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक अध्यापक होने के नाते बच्चे को उसके आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनकी परिस्थितियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई बच्चे की कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे एकाएक? हम अपनी कक्षा चलाएँगे, कंटिन्यू रखेंगे या एक बच्चे की समस्या की वजह से कक्षा को छोड़ देंगे या फिर थोड़ा समय निकाल कर के उस बच्चे को समझेंगे या उसको कक्षा से निकाल के डाँट के बाहर कर देंगे। तो सामान्यतः सभी बच्चे हमारे अपने ही समूह के बच्चे हैं। अगर उसकी कोई समस्या आ रही है तो कुछ समय निकाल कर के बेहिचक प्रत्येक अध्यापक को उस बच्चे की समस्या को समझना चाहिए, परिस्थितियों को समझनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार हमें उसे समय देना चाहिए। कक्षा के मध्य में हो, कक्षा के अंत में हो या पहले हो या फिर विद्यालय समय के बाद हो। इसीलिए इनका कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे के प्रत्येक परिस्थिति के बारे में, आवश्यकता के बारे में और उसके अवस्था के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। मित्रों, इस अवस्था को, बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने बालक का निर्माणकारी काल कहा है। निर्माणकाली काल से तात्पर्य है कि बच्चों का व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों का निर्माण इस समय होता है और उनके रुचियों और इच्छाओं का प्रतिरूपण जो भी होता है, प्रतिरूपण से तात्पर्य है जो कुछ भी वो समाज में देख रहे हैं उसका एक प्रतिबिंब उनके अंदर आता है और वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको बच्चों का निर्माण काल का अवस्था कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी जो भी व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतें बन जाएंगी। व्यक्तिगत आदतें अर्थात दैनिक व्यवहार में कि अपने जो उनके बोलने की शैली, कार्य व्यवहार करने का तरीका, उत्तर देने की प्रक्रिया। बहुत बच्चे होते हैं सुन लेते हाँ 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 करने लगते हो तो हर बात में हाँ हाँ करने की उनकी आदत है। हाँ ना, हाँ ना, है ना, ऐसा अगर वो सीख गया तो आजीवन बहुत समय लग जाएगा उसको छोड़ने में। या कई बार हमारी बोलने की आदत है, आपने सुना होगा बीच में लोग बोलेंगे तो ऐसा हुआ, तो एक और है, तो इस तरह की, यही उसकी वैयक्तिक आदतें हैं। दूसरी सामाजिक आदतें। समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने घर में कर लेते हैं या अपने घर वालों के साथ कर लेते हैं, वही व्यवहार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम नहीं कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क होना चाहिए। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वैयक्तिक व्यवहार और सामाजिक व्यवहार, इन दोनों का अंतर बच्चों को पता हो, क्योंकि जो आदत, जो व्यवहार सामाजिक के लिए वो इस समय सीख जाएँगे, वो दीर्घकाल तक बना रहेगा। और तीसरी जो इनकी बात है वो शिक्षा संबंधी आदतें। पढ़ने का तरीका, बैठने का तरीका, लिखने का तरीका। इसी समय बच्चे जो है इस अवस्था में शैक्षिक आरंभ के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। शिक्षा आरंभ के लिए सबसे बेस्ट अवस्था जो है, सबसे बेहतर अवस्था बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने माना है। तो बच्चों का जिस तरह से बैठ करके पढ़ने की आदत बन जाएगी, लेट करके पढ़ने की आदत बन जाएगी या फिर उनका जो हस्तलेख है, हैंड राइटिंग, वो जिस प्रकार से वो बनाने का प्रयास करेंगे उसी प्रकार की आगे की उनकी आदत बनेगी। इसीलिए बच्चे कई बार लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, दाहिने हाथ से अथवा बाएं हाथ से लिखना इस समय शुरू करते हैं और हम ध्यान न दें तो वो उन अंगों का संचालन तत्त कार्यों के लिए शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें यह फर्क दिखाई देता है कि कुछ बच्चे बाएं हाथ से भी लिखते हैं, कुछ दाहिने हाथ से भी लिखते हैं। यह कारण वस्तुतः उसी निर्माणकारी अवस्था काल में अर्थात 6 से 12 वर्ष तक के वर्षों तक जब उनका आरंभ हुआ था, तब उन अभिभावकों ने, उनके अध्यापकों ने शायद ध्यान नहीं दिया और उसी आदत को उन्होंने अपना लिया। इसी के साथ कुछ उनकी व्यवहार करने का तरीका, उनकी रुचि,
इच्छा इत्यादि का प्रतिरूपण होता है। व्यवहार करने का तरीके, इन चीजों को हमने प्रतिरूपण कहा है। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रतिरूपण से तात्पर्य है हमेशा स्वभाव और व्यवहार, इनमें आप फर्क करिए। स्वभाव क्या है? तो मैं जो हूँ वो मेरा अपना स्वभाव है, लेकिन मेरा जो व्यवहार होगा वो सामने जो है, अर्थात आप हैं तो आपके तरीके से मेरा व्यवहार होगा। जैसा आप चाह रहे हैं, जहां पर चाह रहे हैं, जिस अवस्था में आप हैं, उस तरह से व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने माता-पिता के साथ अलग व्यवहार करूँगा, अपने भाई-बहन के साथ अलग व्यवहार करूँगा, बच्चों के साथ अलग व्यवहार करूँगा, और तथाकथित कोई अधिकारी वर्ग है उनके साथ अलग व्यवहार करूँगा। अर्थात ये स्पष्ट होना चाहिए कि स्वभाव तो मेरा अपना है, लेकिन व्यवहार हमेशा सामने वाले के अनुरूप होता है। सामने वाला जैसा चाहता है वैसा व्यवहार होता है। इसीलिए व्यवहार का प्रतिबिंबन होता है। बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखते हैं और वही अपने आप में उतार लेते हैं। आगे के जीवन में इसी व्यवहार को वो दोहराते हैं। इसीलिए संयुक्त परिवार सबसे बेहतर होता है, और ताकि वहाँ मीडिएटर भी होता है, रेफरी भी होता है। जब हम साथ रह रहे हैं तो छोटी-मोटी नोक-झोंक समस्याएँ आती हैं। लेकिन अगर 2 ही हैं और आपस में नोक-झोंक हो गई, तीसरा कोई रेफरी नहीं है, तो बच्चे इन चीज़ों को बड़े गहराई से ग्रहण करते हैं और दीर्घ काल तक उनमें बैठ जाता है, और कई बार इन्हीं आदतों को वो अपना भी लेते हैं आगे के जीवन में। आजकल जितनी भी पारिवारिक विखंडन की समस्याएँ होती हैं, आप एक बार बैठ कर के देख लीजिए। ये जो बीएचके सभ्यता है, हम दो हमारे दो, कहीं न कहीं यही पारिवारिक विघटन का सबसे बड़ा कारक है। कारण क्या है कि बच्चे वही व्यवहार सीख रहे हैं जो अपने माता-पिता को करते हुए देख रहे हैं, जो इस समाज को देख रहे हैं। हम फ्लैट में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में 20 से अधिक परिवार हैं, लेकिन हमें पड़ोसी का नाम पता ठिकाना भी नहीं पता होता है। और टेस्ट क्या लेना है एग्ज़ाम में? बच्चों का अवेयरनेस टेस्ट लेना है, जागरूकता। अरे वो जिस समाज का हिस्सा है, उस समाज के इतिहास को नहीं जानता है, उसका भूगोल नहीं जाना, उसके परिस्थितियों को नहीं जाना, उसकी संस्कृति को नहीं जान रहा है, उसकी सभ्यता को नहीं जान रहा है, उसकी रहन-सहन, पहनावा-ओढ़ावा, वेशभूषा क्यों अंतर, इसको नहीं जान पा रहा है, और हम टेस्ट ले रहे हैं अवेयरनेस, और चाह रहे हैं कि इस परीक्षा में भी वो सफल हो। मित्रों, ऐसा नहीं है। सामान्यतः आज देख भी लीजिए, यद्यपि हम शैक्षिक प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं इस चीज़ को बड़े आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि आज किताबों में या विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा का व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन से बहुत कम संबंध है। ऐसा हम नहीं करेंगे कि संबंध है ही नहीं, क्योंकि यही आधार है, इसी के आधार पर अगली जीवन है। संबंध तो है, लेकिन बहुत कम संबंध है। और क्यों यह संबंध क्यों कम हो रहा है? क्योंकि समाज के साथ जुड़ाव नहीं है। बच्चों के व्यवहार में प्रतिबिंबन होता है, इसीलिए व्यवहार का प्रतिबिंबन और रुचियों और इच्छाओं का प्रतिरूपण। रुचि मतलब खान-पान, इसी समय हम उसको कुछ ही चीज़ें खिलाते हैं। कुछ चीज़ें वो खा रहा है, उन चीज़ों को वो बेहतर बताएगा, और जो चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं, एकाएक मिलेंगी कभी, तो उसको वो कहेगा कि हम ये नहीं खाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। कोई ये दाल नहीं खाता, कोई वो सब्ज़ी नहीं खाता, कोई वो रोटी नहीं खाता। यह कारण क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी रुचि बन गई है। उसी तरह कार्य व्यवहार की रुचि, समूह में जाना पसंद नहीं है, लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं है, अकेले रह कर के गेम खेलना ही पसंद है, वो भी मोबाइल का और लैपटॉप का गेम। कहीं न कहीं समूह से वो दूर हट रहा है, और उसी प्रकार फिर उसी तरह से उसकी इच्छाएँ बनने लगती हैं। तो निर्माणकारी अवस्था क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों का वो अर्जन करता है, और व्यवहार का, रुचि का और इच्छाओं का उसमें प्रतिरूपण होता है इसी अवस्था में, और प्रतिरूपण, प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। और इसी कारण से ये सारे ही कार्य व्यवहार कहीं न कहीं उसमें बैठ जाते हैं, जो आगे के भविष्य के उसके जीवन अवधि और क्रियाकलाप के निर्धारक के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए इस काल को सभी अभिभावकों को और शिक्षकों को बड़े विशेष सावधानी से बच्चों के पालन-पोषण पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने समूह की आयु बताया। समूह की आयु से तात्पर्य है कि सभी बच्चे अपना अलग-अलग छोटा-छोटा समूह बनाते हैं, गैंग एज इसको कहते हैं। समूह की तरह कभी खेलने वालों का समूह बैठ कर के आपस में, या फिर घूमने वालों का समूह,
कोई कलाकारी करना है उसका समूह, कहीं एक साथ रावण जलाना है उसके लिए समूह चंदा इकट्ठा करते हैं बच्चे और उस कार्य को करते हैं। होली खेलना है तो एक दूसरे के साथ मिल करके जाएंगे, करेंगे, करने का। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे समूहों में रह करके कार्य करना पसंद करते हैं, इसीलिए बाल्यावस्था को समूह की अवस्था, गैंग एज कहा जाता है। सामान्य प्रश्न इससे पूछा जाता है कि समूह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं या गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, तो आप याद रखें बाल्यावस्था को। और साथ ही इसको डर्टी एज, गंदी आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है, और समझ नहीं होती है तो वो खेल कूद करते हैं, गिरते पड़ते हैं, मिट्टी धूल लगते हैं, बहुत गंदे संदे तरीके से घर पे आएंगे तो कई बार उनको पीटा भी जाता है, लेकिन उसका कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए प्रायः बच्चे गंदे रहते हैं, इसलिए इसको डर्टी एज के नाम से भी कुछ लोगों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संबोधित किया। आप ध्यान रखें, बाल्यावस्था को गंदी आयु, डर्टी एज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके साथ ही इसको जो है चुस्ती का आयु बताया है, स्फूर्ति का आयु बताया है। तो चुस्ती की आयु, स्फूर्ति की आयु, इन नामों से भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बाल्यावस्था को बताएंगे, क्योंकि बच्चे बड़े फुर्तीले होते हैं इस अवस्था में, बहुत ही चुस्त होते हैं, इसलिए इसको फुर्ती का आयु, चुस्ती का आयु इत्यादि भी कहा गया है। साथियों, बाल्यावस्था के कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर कुछ प्रश्न भी बनते हैं और सामान्यतः हम अंतर भी कर पाएंगे कि ये बाल्यावस्था की विशेषता है। तो पहली विशेषता ये है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाता है। हमने कल 10वें व्याख्यान में जो चर्चा किया था कि बच्चे की शारीरिक विकास बड़े तीव्र गति से होता है। अब हम यह कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में आते-आते उनका शारीरिक विकास थोड़ा स्थिर हो जाता है, और इसी प्रकार हमने चर्चा किया था कि मानसिक विकास में भी तीव्रता रहती है शैशवावस्था में, जबकि बाल्यावस्था में आकर के स्थिरता आ जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? स्थिरता यह क्यों आती है? तो मुख्य इसका कारण यह है कि बच्चे जो है अब तक इस दुनिया के उन प्रत्येक पहलुओं को, जितना उसका दुनिया है, अर्थात अपने घर का पारिवारिक परिवेश, वह समाज जिसके साथ वो समय बिताता है, और अगर हम विद्यालय में भेजिए तो विद्यालयीय समाज, ये सब कुछ के बारे में वो सामान्य रूप से जान चुका है। नतीजा, जैसे वो शैशवावस्था में हर चीज, गाय को पहली बार देखा तो गाय को बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि ऐसी भी कोई है प्राणी जिसको गाय कह रहे हैं। कोई व्यक्ति मिला, ये नए नए रिश्ते मिले, उसको नया समाज मिला, दोस्त मिले, खोलने के लिए नए खिलौने मिले, वो सब कुछ अब पुराने हो चुके हैं। तो इसी कारण से उनके मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, और साथ ही शारीरिक विकास भी स्थिर हो जाता है। अब उनको पहले से कुछ ज्यादा दबाव में रहना पड़ता है। अब बच्चे पहले जैसे उन्मुक्त नहीं रहते हैं, उनको प्रायः विद्यालयों में भेजने का आरंभ हो जाता है, उनको डांट फटकार की शुरुआत हो जाती है, और कहीं न कहीं किसी न किसी कार्य को दायित्व के रूप में उनको दिया जाता है। छोटी-छोटी चीज़, ग्लास उठा कर के लाओ, ये कॉपी को यहाँ रखो, ये सामान यहाँ रखो, तो धीरे-धीरे उनके ऊपर थोड़ा-सा दबाव आता है, जिसके कारण से उनके शारीरिक विकास में भी स्थिरता आती है और मानसिक विकास में भी स्थिरता आती है। फिर दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। इस समय बच्चों का संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और स्मरण शक्ति, इन 3 चीजों का बड़े ही तीव्र गति से विकास होता है। अब संवेदना क्या है? तो संवेदना, आजकल संवेदनशील शब्द का मीडिया जगत जैसा दुरुपयोग करता है, और वैसा तो इसका शब्द नहीं। संवेदना का तात्पर्य सामान्यतः ये है कि अगर कोई व्यक्ति खुशी से या दुख से अपनी परिस्थिति में जो है, उसकी वास्तविक परिस्थिति की अनुभूति करना ही संवेदना है। तो बच्चे, कोई व्यक्ति अगर कोई कुत्ता है या कोई पक्षी है या कोई अन्य मानव है और किसी भी प्रकार से वो दुखी है, कि तो उसके दुख को अनुभूत करने का सामर्थ्य उनमें हो जाता है। तो संवेदना उनकी बढ़ जाती है। संवेदना के साथ-साथ स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, याद करने का, याद रखने का, वस्तुओं का उनमें प्रक्रिया बढ़ जाता है।
और साथ ही प्रत्यक्षीकरण। अब हर वस्तु को, चूंकि इस स्तर पर अवबोध स्तर की चीजें आ जाती हैं, हर व्यक्ति को वस्तु को समझना चाहते हैं, क्यों, कैसे, इसलिए प्रत्यक्षीकरण की बहुत इस समय उनकी तीव्रता रहती है। वो देखे होंगे बच्चे, जो आप आजकल के जमाने में रेडियो नहीं रहे और ये सब तमाम छोटे मोटे खिलौने नहीं, तो बच्चे इन चीजों को खोलना कसना शुरू कर देते हैं। आजकल तो गेम आ गए हैं या खिलौने आ गए हैं, गाड़ी आ गई है, बच्चे उनको तोड़ना जोड़ना इसी अवस्था में शुरू कर देते हैं। अर्थात जो भी समस्या है, जो घटित व्यवहार हो क्यों है, यह जानने की उनमें तीव्र इच्छा होती है। इसीलिए प्रत्यक्षीकरण की इच्छा होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और साथ ही संवेदना को समझने का प्रयास करने लगते हैं। इसीलिए उनके मानसिक योग्यता में बड़े तीव्र गति से वृद्धि होती है। फिर जिज्ञासा की प्रबलता होती है। एक मनोवैज्ञानिक हैं रास रास का कहना है कि उत्तर बाल्यकाल में बालक ऐसी बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होता है कि अमुक बातें कैसी होती हैं, अमुक चीज किस प्रकार से कार्य करती है इत्यादि। अर्थात कोई बातें घटित होती ही क्यों है, कैसे होती हैं, या फिर कुछ कार्य है तो कैसे हो रहा है। जैसे कि बता, सूर्य निकल रहा है सुबह और शाम को डूब जा रहा है, तो रात भर ये सूरज कहाँ रहता है, वो क्या खाता होगा, कहाँ पे रहता होगा, कौन देखता होगा। बच्चे जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को सर्दी गर्मी लग रही है, तो फिर पशु पक्षियों को भी सर्दी गर्मी लगती है, वो उसको खाना कौन खिलाएगा, उसका देख रेख कौन करेगा, गाय है वो कहाँ सोएगी, उसका बेड कहाँ है। ये तमाम प्रकार के उनके प्रश्न आते रहते हैं। अर्थात बच्चे जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में अब यह नहीं पूछता कि यह क्या है, बल्कि यह पूछता है कि यह क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये तमाम तरह के अब उसकी जिज्ञासाएं क्या है से क्यों है के रूप में बदल जाती हैं। तीसरी विशेषता ये है कि आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। अब बच्चे अपना जैसे दैनिक कार्य करना होता है, नहाना है, खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, जूता पहनना है, चप्पल पहनना है, ये तमाम चीजें वो स्वतः धीरे धीरे सीखने लगते हैं। पहले रोते गाते रहते थे, पहना दो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चल देंगे सही अवस्था में। अब वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते हैं। अब वो कपड़े पहन लेना, तौलिया लपेट लेना, अपना कपड़ा धुल लेना, चप्पल पहन लेना, इन चीजों को धीरे धीरे सीखने लगते हैं। फिर मानसिक क्रियाओं में तीव्रता हो जाती है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता से तात्पर्य है कि अब वो शारीरिक रूप से तो कार्य करते ही थे, मानसिक रूप से जो कार्य करने हैं उनमें भी बड़े तीव्र गति से कार्य करने की शुरुआत करते हैं। अर्थात जिस प्रकार की सोच उनकी होती है कि ये चीजें क्यों, कैसे, कहाँ से आई, इसके उत्तर मात्र से संतुष्ट नहीं होते हैं, अभी तो यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये आ रही है तो ऐसा हो क्यों रहा है। तो मानसिक क्रियाओं में भी उनमें तीव्रता होती है। फिर रचनात्मक क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। रचनात्मकता से तात्पर्य है नवीनता, कुछ लकड़ी, काठ या मिट्टी से कुछ खिलौने बनाना, देखना, समझना। तो ये इसमें स्त्री और पुरुष अर्थात यह भेद जो है इसके आधार पर बालकों में और बालिकाओं में दोनों में रचनात्मक कार्यों में अलग अलग प्रकार की वृद्धि दिखाई देती है। फिर संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस समय बच्चे जो चीजें उनको अच्छी लगती हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। नोट में से कुछ निकालना हो या पुराने वो नकली नोट इकट्ठा करना हो, कुछ खिलौना इकट्ठा करना हो, कोई चीज और उनको कोई कपड़ा हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी, तो उनमें संग्रह करने का विशेष उस समय परिस्थिति होती है, अच्छा लगता है उनको। फिर सामूहिकता की प्रकृति का विकास होता है। सामूहिकता की प्रवृत्ति क्या है कि अब वो अकेले रहने के बजाय समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह में समय बिताना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं कि हमें उस भैया के साथ जाना है, उस दीदी के साथ जाना है, और वो है उसका नाम किसी का अमुक के साथ बैठ करके खेलना है। अकेले खेलना उनको अच्छा नहीं लगता है। एक रॉस नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि बालक इस आयु में अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। अच्छे खेल खेलने से, ऐसे कार्यों को करने से कहीं न कहीं एक बेहतर समूह का निर्माण हो सकता है। आगे चल के यह समूह उन बच्चों में सामाजिकता का भी विकास करता है और समाज को वह समूह भी बहुत कुछ दे देता है। फिर बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, 9वां विशिष्ट बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास अर्थात अब वो दूसरों के विषय में जानने का बहुत प्रयास करते हैं। समाज में होने वाले जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने का बहुत प्रयास करते हैं और समाज में अपने आप को समायोजित करने का भी वो
प्रयास करता है। समायोजित करने से तात्पर्य पहले जो है दूध में चीनी नहीं है इसके लिए चिल्ला देने और दूध पटक देने वाले बच्चे अब चीनी क्यों नहीं है, कहाँ नहीं है, कहाँ पे मिलता है, कहाँ से आता है, इन चीजों के बारे में जानने का प्रयास करने लगते हैं। और 10वां इसकी विशेषता है कि जो है सामाजिक और नैतिकता का विकास, सामाजिकता और नैतिकता का विकास भी हो जाता है। सामाजिकता और नैतिकता से तात्पर्य ये है कि समाज के लिए सोचना शुरू कर देते हैं और नीति संबंध जो कार्य हैं उन कार्यों को करना वो प्रारंभ कर देते हैं। सामान्यतः 6 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चे अच्छे और बुरे में न्यायपूर्ण व्यवहार करना, ईमानदारी के साथ कार्य करना और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास कर देते हैं। ऐसा एक स्ट्रैंग नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बाल्यावस्था इन तीनों ही अवस्थाओं में अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था और विशेषतावस्था, इन किशोरावस्था, इन तीनों ही अवस्थाओं में बाल्यावस्था कहीं न कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, निर्माण काल है और मानवीय विकास की आधारशिला है। इस अवस्था में बच्चों को एक बेहतर पालन पोषण और बेहतर भविष्य दे करके समाज को एक योग्य नागरिक दिया जा सकता है। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा कि बाल्यावस्था बड़े ही महत्वपूर्ण सोपान है, मानवीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसलिए इसमें बच्चों के शारीरिक विकास पर माता-पिता, अभिभावक और विद्यालय, परिवार सबको ध्यान देना चाहिए। उनको बाल मनोविज्ञान को समझ करके फिर उनके साथ जो भी व्यवहार करें हम वो करना चाहिए। भाषा के विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह ग्रहण काल की अवस्था है। कार्य व्यवहार जो कुछ भी बच्चे देख रहे हैं उन्हीं चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। बच्चों के पाठ्यक्रम में अब रट करके किसी चीज को समझने के बजाय अब उनको समझने वाले पाठ्य वस्तुओं का भी यहाँ पर हस्तांतरण करना चाहिए। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए। संवेगात्मक अर्थात ईर्ष्या, द्वेष या फिर किसी से प्रेम, इच्छा, घृणा, इन तमाम चीजों को अब बच्चे किस प्रकार की परिस्थितियों का सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं परिस्थितियों के साथ अपने जीवन में, इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उनके मानसिक स्तर के विकास के लिए तदनुकूल परिस्थितियां, खिलौने और पाठ्य वस्तु भी हमें उपलब्ध कराना चाहिए। उनके जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, कैसे जब वो पूछते हैं तो हमें झल्ला करके उत्तर देना या भगा देने के बजाय बड़े ही आसानी से और बड़े ही सावधानी तरीके से परिस्थिति को मोड़ना चाहिए। जिन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं चाह रहे हैं उनको बताएं, परिस्थितियों को आगे टालें कि आगे चल करके हम बताएंगे, समझेंगे सब कुछ। उनकी जो सामूहिक प्रवृत्ति है उसको संतुष्ट करना चाहिए, अकेले रहने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। समूह में जान रहे हैं तो जाने देना चाहिए, वहां से कई चीजें वो सीखते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हो सकते हैं। तो नकारात्मक चीजों और सकारात्मक में अंतर लाने के लिए जब वो वापस आ रहे हैं बैठ करके हम उनके साथ उनको समय दें, समझें क्या वो सकारात्मक चीजें आज सीखा और क्या नकारात्मक। फिर उनके संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, बताना चाहिए। यहीं से बच्चे जीवन में बहुत कुछ संजोना सीख जाते हैं और बर्बाद करने की प्रक्रिया उनकी बंद हो जाए। चाहे वो खाना ही खा रहे हैं तो जितना खा रहे हैं उनको बताएं कि हम उतना ही लें थाली में जितना कि खा सकें, लेकर के अतिरिक्त फेंकने के बजाय वो किसी और के लिए हम संरक्षित रखें। फिर उनकी रचनात्मकता पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जिस क्षेत्र में अगर वो मिट्टी का खिलौना बना रहा है, लकड़ी का खिलौना बना रहा है या फिर कुछ कलाकारी कर रहा है तो उसमें कहीं न कहीं सपोर्ट करना चाहिए, उसको डांटने, मारने, फटकारने के बजाय। तो इस प्रकार से यह बाल्यावस्था में बड़े ही सावधानी पूर्वक बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अभिभावकों को भी, शिक्षकों को भी। और मैं समझता हूँ कि सामान्य रूप से हम इसको समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा रहती है, कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। अगले व्याख्यान में हम उसकी परिचर्चा करते हुए फिर आगे की श्रृंखला को देखेंगे। अब 12वें व्याख्यान में हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।